प्यारे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी लगातार जारी रख सकते हैं। जैसे कि आज हम लोग फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे और एलिमेंट्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब सभी का ऑब्जेक्टिव ही पढ़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट जो फूड मटेरियल होता है उसके विषय में कोशिका से कोशिका के मध्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। कोशिका से कोशिका के मध्य परिवहन की सबसे सरल विधि क्या है? विसरण। कोशिका से कोशिका के मध्य परिवहन के सबसे मतलब परिवहन की सबसे सरल विधि है विसरण, ना कि सहज विसरण, ना कि सक्रिय परिवहन। तो कौन सा विसरण जो है सबसे सहज, मतलब कोशिका से कोशिका के मध्य परिवहन की सबसे सरल विधि कौन से? विसरण। दूसरा क्वेश्चन है संवाहक प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन द्वारा जब एक ही प्रकार के विलेय अणु कोशिका कला में प्रवेश करते हैं तो उसे कहते हैं संवाहक। कैरियर प्रोटीन द्वारा जब एक ही प्रकार के विलेय अणु कोशिका कला में प्रवेश करते हैं तो उसे कहते हैं यूनिपोर्ट। कैरियर जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में होते हैं प्यारे दोस्तों, उनके द्वारा जब एक ही प्रकार के विलेय अणु कोशिका कला में प्रवेश करते हैं तो उसे यूनिपोर्ट कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें विलेय परिवहन हेतु ऊर्जा की खपत होती है क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन कहलाता है। प्यारे दोस्तों, एक्वापोरिन पाए जाते हैं किसमें? कोशिका कला में। एक्वापोरिन किस में पाए जाते हैं? कोशिका कला में पाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों, सहज विसरण है। सहज विसरण क्या है? प्रोटीन संवाहक तथा प्रोटीन से घिरे मार्ग भाग लेते हैं। प्रोटीन संवाहक तथा प्रोटीन से घिरे मार्ग भाग लेते हैं किसमें? सहज विसरण में। ऊर्जा का व्यय नहीं होता किसमें? ऊर्जा का व्यय जो है ए और बी, विसरण और सहज विसरण में नहीं होता है। सक्रिय परिवहन तो ऊर्जा का व्यय होता है, लेकिन विसरण और सहज विसरण में ऊर्जा का व्यय नहीं होता है। जब भिन्न प्रकार के विलेय अणु एक साथ दो दिशाओं में विसरण करते हैं उसे कहते हैं, जब भिन्न प्रकार के विलेय अणु एक साथ दो दिशाओं में विसरण करते हैं उसे क्या कहते हैं? एंटीपोड कहते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कहते हैं? एंटीपोड। मतलब यहाँ कोशिका कला से ट्रांसपोर्टेशन के विषय में बताया गया प्यारे दोस्तों, कैसे एक दूसरे कोशिका कलाओं को पार करते हैं तत्व, या विसरण, सहज विसरण, सक्रिय परिवहन को ही बताया गया है। उसी से थोड़ा सा क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलेंगे। जब दो प्रकार के विलेय अणु एक साथ संवाहक प्रोटीन द्वारा कोशिका कला में प्रवेश करते हैं इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिम्पोर्ट। देखिए, जब दो प्रकार के अणु प्रवेश करते हैं तो सिम्पोर्ट। जब एक प्रकार के प्रोटीन का एक ही प्रकार के अणु कोशिका कला में प्रवेश करते हैं तो यूनिपोर्ट कहते हैं। सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट। सिम्पोर्ट कब कहते हैं? जब दो प्रकार के विलेय अणु एक साथ संवाहक प्रोटीन प्रवेश करते हैं तो इसे सिम्पोर्ट कहते हैं। जब एक प्रकार का अणु प्रवेश करता है तो यूनिपोर्ट कहते हैं। यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट। ठीक है। सिम्पोर्ट मतलब जब दो कोशिका कला से कोई विलेय अणु एक साथ संवाहक प्रोटीन द्वारा कोशिका दो विलेय अणु, दो प्रकार के विलेय अणु एक साथ संवाहक प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन के द्वारा कोशिका कला में प्रवेश करता है उसे सिम्पोर्ट कहते हैं। जब एक प्रकार का विलेय अणु कोशिका संवाहक प्रोटीन द्वारा कोशिका कला में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? यूनिपोर्ट कहते हैं। सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट समझते रहिए। कोशिका से कोशिका के मध्य परिवहन की प्रक्रिया होती है किसके द्वारा? विसरण द्वारा होता है, सहज विसरण द्वारा होता है, सक्रिय परिवहन द्वारा होता है, तीनों द्वारा होता है। प्यारे दोस्तों, कोशिका से कोशिका के मध्य परिवहन की प्रक्रिया होती है विसरण द्वारा, सहज विसरण द्वारा, सक्रिय परिवहन द्वारा, ये सभी के द्वारा होता है। एक्वापोरिन्स है। एक्वापोरिन्स क्या है प्यारे दोस्तों? प्रोटीन से घिरे जलमार्ग। प्रोटीन से घिरे जलमार्ग को एक्वापोरिन्स कहते हैं प्यारे दोस्तों। अब अगला पॉइंट आता है खाद्य पदार्थों के हस्तांतरण की प्रारंभिक प्रवाह परिकल्पना को क्या किसने दिया था? मुंच ने दिया था। मुंच की परिकल्पना थी मास फ्लो थ्योरी। मास फ्लो थ्योरी किसने दी थी? मुंच ने। खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण की मात्रात्मक प्रवाह थ्योरी किसने दी थी? मुंच ने दिया था। मुंच परिकल्पना समझाती है, क्या समझाती है प्यारे दोस्तों? खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण। मुंच हाइपोथेसिस क्या बताती है? खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण। निम्न में से कौन से पौधे पत्तियों द्वारा खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं? प्याज। देखिए, निम्न में से कौन से पौधे पत्तियों द्वारा पत्तियों में खाद्य पदार्थों का संचय करते हैं? किसमें? प्याज में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि कार्बनिक पदार्थ के हस्तांतरण की गति मंद हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर घट जाएगी। यदि कार्बनिक पदार्थ के हस्तांतरण की गति, यदि क्या कहा जा रहा है? यदि कार्बनिक पदार्थ के हस्तांतरण की गति मंद हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। प्यारे दोस्तों, कोई चीज़ बनेगा उसका ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो क्या होगा? तो उसका प्रोडक्ट होना भी तो घट जाएगा ना, ऑलरेडी घट जाएगा। मतलब प्रकाश संश्लेषण ऑलरेडी क्यों घटेगी? जब जो भोजन बनेगा उसका स्थानांतरण ही नहीं होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे वो घट जाएगा, उसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। पौधों के अलग अलग भागों से भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण निम्न में से किसके द्वारा होता है? फ्लोएम द्वारा। प्यारे दोस्तों, पौधों के अलग अलग भागों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। निम्न में से कौन सा पौधा खाद्य पदार्थों का संचय पुष्प क्रम में करता है? ध्यान दीजिए प्यारे दोस्तों,
निम्न में से कौन सा पौधा खाद्य पदार्थों का संचय पुष्पक्रम में करता है? फूल गोभी। फूल गोभी क्या एक पुष्पक्रम है, एक पुष्पक्रम है। पुष्पक्रम में जो है खाद्य पदार्थों का संचय करता है। पुष्प है उसमें खाद्य पदार्थ का संचय होता है। निम्न में से कौन सा पौधा पहले मर जाएगा? कौन सा? गार्डिल प्लांट पहले मर जाएगा, फिर जिसमें गार्डिल क्या रहेगा? वलिद, गार्डिल पौधे में कौन सा भाग पहले मृत हो जाएगा? जड़। अगर आपने पौधे को गार्डिल किया तो सबसे पहले कौन सा भाग खत्म होगा? जड़। पौधों के खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है सभी दिशाओं में। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या होता है? सभी दिशाओं में होता है। निम्न में से किसमें शर्करा की मात्रा अधिक होती है? फ्लोएम में। निम्न में से किसमें? जाइलम में, भ्रूणतक में, सभी कोशिकाओं में फ्लोएम में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। प्यारे दोस्तों, फ्लोएम में शर्करा की मात्रा अधिक होगी। बड़े फल प्राप्त करने के लिए तने पर वलय बनाया जाना चाहिए। फलों के नीचे कहाँ बनाना चाहिए? बड़े देखिए, बड़े फल प्राप्त करने के लिए तने पर वलय बनाया जाना चाहिए। कहाँ बनाना चाहिए? तो फलों के नीचे। बड़े फल प्राप्त करने के लिए तने पर वलय बनाया जाता है फलों के नीचे। प्यारे दोस्तों, कहाँ पे? फलों के नीचे, जहाँ पे पत्तियाँ हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं? फलों के ऊपर होना चाहिए इसे। तो फलों के नीचे हमें वलय बनाना चाहिए। आलू का पौधा हरा होता है परंतु स्टार्च का संचय भूमिगत कंद ट्यूबर में होता है, इसका क्या कारण है? हरे भागों में बनी शर्करा विलयन के रूप में कंद में जाती है और वहाँ स्टार्च में बदलकर संचित हो जाती है। प्यारे दोस्तों, वहाँ जाकर स्टार्च में बदलकर संचित हो जाती है। खाद्य संचयी ऊतक बनी होती है किससे? मृद ऊतक से, पैरेन्काइमेटस सेल से। खाद्य संचयी ऊतक बनी होती है किससे? मृद ऊतक से। प्यारे दोस्तों, खाद्य संचयी ऊतक बनी होती है मृद ऊतक से। गन्ने या मक्का के तने द्वारा वलय प्रयोग का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें गन्ने मक्का के तने में वलय का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें संवहन मंडल बिखरे रहते हैं। आवृत बीजी पौधों में कार्बोहाइड्रेट शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। आवृत बीजी जो एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट तथा शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के संबंध सबसे अधिक मान्य मत है मात्रात्मक प्रवाह परिकल्पना। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के संबंध में सबसे अधिक मान्य मत है मात्रात्मक प्रवाह परिकल्पना। मात्रात्मक प्रवाह परिकल्पना जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण के संबंध में सबसे अधिक मान्य मत है। मात्रात्मक प्रवाह परिकल्पना खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण में सबसे अधिक मान्य मत है। प्यारे दोस्तों, मात्रात्मक प्रवाह परिकल्पना, ना कि जीवद्रव्य प्रवाह परिकल्पना, ना कि विसरण परिकल्पना। तो कौन सी परिकल्पना? मात्रात्मक प्रवाह परिकल्पना खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण में जो मुच की परिकल्पना थी प्यारे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा मान्य है। वलय प्रयोग का प्रभाव कुकुरबिटेसी कुल के पौधों पर बहुत कम होता है। क्यों होता है बहुत कम? वहाँ पे संवहन मंडलों में आंतरिक फ्लोएम होता है। प्यारे दोस्तों, देखिए, कुकुरबिटेसी कुल के पौधों पर बहुत कम होता है क्योंकि संवहन मंडल में आंतरिक फ्लोएम होता है। बाहर भी होता है फिर अंदर भी होता है, तो कोई दिक्कत इसमें होगी ही नहीं। 2 बार फ्लोएम है, तो इसमें कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में बहुत कम होता है। तो आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि अंदर भी होता है फ्लोएम, बाहर भी होता है। निम्न किस तत्व की कमी से खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण क्रिया मंद होती है? कहा जा रहा है निम्न किस तत्व की कमी से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अगर खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण क्रिया मंद हो जाती है किन किन चीज तत्वों की कमी से? बोरान और पोटेशियम। प्यारे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बोरान और पोटेशियम की कमी, सोडियम नहीं, बोरान और पोटेशियम की कमी से। प्यारे दोस्तों, बी, बोरान और पोटेशियम की कमी से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती है। प्यारे दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। हरित ऊतक तथा चालनी नलिका के बीच खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मुक्त होता है। हरित ऊतक और चालनी नलिका के बीच खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण मुक्त होता है कोशिका भित्त से हो एपोप्लास्टिकली कोशिका भित्त से होकर जो है हरित ऊतक और चालनी नलिका के बीच खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। प्यारे दोस्तों, भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है। भ्रूणपोष में भोजन किसमें संचित होता है? भ्रूणपोष में भोजन किसमें संचित होता है? इन सभी में प्यारे दोस्तों, गेहूं में भी, नारियल में भी, सुपारी में, गेहूं में, नारियल में, सभी में भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है। एम्ब्रियो से मतलब भ्रूणपोष में जो है भोजन संचित रहता है। निम्न में से किस पौधों की पत्तियों में भोजन संग्रहित हो रहता है? किन पौधों की पत्तियों में भोजन संग्रहित रहता है? प्यारे दोस्तों, अजूबा, ब्रायोफाइलम, लहसुन, एलियम सटाइवम। अजूबा, ब्रायोफाइलम, लहसुन, एलियम सटाइवम। बिग्नोनिया भी। तो भोजन देखिए, निम्न में से किस पौधों की पत्तियों में भोजन संग्रहित होता है? अजूबा में, ब्रायोफाइलम में, लहसुन में, एलियम सटाइवम में। पौधों की पत्तियों में भोजन संचित आप जानते हैं, अजूबा में भी होता है, बिग्नोनियम भी होता है, लहसुन में भी होता है। सभी में भोजन संचित होता है। कहाँ? पत्तियों में। अजूबा में, बिग्नोनिया और लहसुन में भोजन कहाँ संचित होता है? इनकी पत्तियों में, मतलब सभी में।
द्विबीजपत्री तनों में निम्न में से किस के द्वारा भोजन का अरीय स्थानांतरण रेडियल ट्रांसलोकेशन होता है? रेडियल ट्रांसलोकेशन का मज्जा रश्मियों के द्वारा। रेडियल ट्रांसलोकेशन कहाँ किसके द्वारा होता है? मज्जा रश्मियों और मज्जा किरणों के द्वारा। द्विबीजपत्री तनों में भोजन का जो स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन होता है किसके द्वारा? मज्जा रश्मियों के द्वारा होता है। मज्जा रश्मियों के द्वारा होता है। बलकुट तथा पित्त कोशिकाओं में स्टार्च का पाया जाना प्रदर्शित करता है। भोजन का अरीय स्थानांतरण बलकुट मतलब कार्टेक्स और पित्त कोशिकाओं में स्टार्च का पाया जाना प्रदर्शित क्या करता है? भोजन का रेडियल स्थानांतरण। मतलब अगर भोजन का रेडियल स्थानांतरण होता है तभी तो बलकुट में मतलब कार्टेक्स में और पित्त में स्टार्च पाया जाता है। क्योंकि भोजन का रेडियल स्थानांतरण भी होता है। रेडियल स्थानांतरण नहीं होगा तो कहाँ पित्त में कैसे पहुँचेगा और कार्टेक्स में कैसे पहुँचेगा? सीधा नीचे ऊपर ना हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियल जो होता है स्टार्च का रेडियल जो भोजन का स्थानांतरण भी होता है मज्जा रश्मियों के द्वारा, जैसे द्विबीजपत्री तनों में। आलू के कंद के अंकुरण के समय भोजन स्थानांतरित होता है ऊपर की ओर। आलू के कंद के अंकुरण के समय भोजन स्थानांतरित किधर होगा? ऊपर होगा कि नीचे होगा? प्यारे दोस्तों, ऊपर होगा। आलू के कंद जब अंकुरित होगा, क्योंकि उसमें पत्तियां निकली नहीं रहती हैं, तो जो तने को काट कर आलू को लगाया गया है उसमें भोजन है, तो भोजन का स्थानांतरण ऊपर की ओर होगा, नीचे की ओर नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आलू के कंद को काट के लगाया गया है तो भोजन का स्थानांतरण कहाँ होगा? ऊपर की ओर होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ दिमाग का इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों। यहाँ सारा माइंड का खेल होगा। माइंड आपका प्रेजेंट टाइम माइंड आप क्या कहता है उसको माने रखता है। आपने क्या पढ़ा प्यारे दोस्तों, ये माने रखता है, तो ये ध्यान देना है। अभी हम लोग थोड़ा सा खनिज पोषक तत्व की बात करते हैं, मिनरल, जो हम लोगों ने माइक्रोन्यूट्रिएंट और मेगा न्यूट्रिएंट पढ़े हैं, उसमें से थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा होती है, कितनी होती है? 21%। वायु में O2 कितना होता है? 21%। निम्न में से किसने अनिवार्यता की कसौटी प्रस्तावित की? आर्नर ने। क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने प्रस्तावित की? अनिवार्यता की कसौटी आर्नर वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रस्तावित की। निम्न में से कौन सा तत्व इंडोल एस्टिक एसिड के संश्लेषण के काम में आता है? जिंक जो है IAA इंडोल एस्टिक एसिड के संश्लेषण में काम में आता है। निम्न में से कौन से तत्व पादप के लिए आवश्यक नहीं है? कौन से ऐसे तत्व हैं जो पादप के लिए आवश्यक नहीं होते प्यारे दोस्तों? सोडियम और एल्युमिनियम, ये पादप के लिए आवश्यक नहीं है। सोडियम और एल्युमिनियम, नमक और एल्युमिनियम, ये पादप के लिए आवश्यकता नहीं, जबकि मैग्नीज और फेरिक, जिंक, बोरान, पोटास, कैल्शियम ये सब आवश्यक है, जबकि सोडियम और एल्युमिनियम ये आवश्यक नहीं होते पौधों के लिए। निम्न में से कौन सा तत्व स्थूल पोषक है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रो मीन्स बड़ा न्यूट्रिएंट्स है। कौन सा है प्यारे दोस्तों? कैल्शियम है, ना कि जिंक, ना कि मोलिब्डेनम, ना कि क्लोरीन। कैल्शियम इसमें से जो है स्थूल पोषक है। स्थूल मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट है। निम्न में से कौन सा तत्व साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट का भाग है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट का भाग कौन होता है प्यारे दोस्तों? फेरिक। लोहा जो प्यारे दोस्तों साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट का भाग है। साइटोक्रोम कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वहाँ पे साइटोक्रोम ऑक्सीडेंट का ऑक्सीडेज का भाग कौन है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का भाग फेरिक है। मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान देता है किसमें? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्यारे दोस्तों। मॉलिब्डेनम महत्वपूर्ण योगदान किसमें देता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। पर्णहरिम की भस्म में पाया जाता है मैग्नीज। पर्णहरिम क्लोरोफिल की भस्म में पाया जाता है। अगर क्लोरोफिल की भस्म बनाई जाए तो क्लोरोफिल में कौन पाया जाता है? क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीज। ध्यान दीजिएगा, क्लोरोफिल की बात है तो क्लोरोफिल Mg पाया जाता है। क्लोरोफिल की अगर भस्म तैयार की जाएगी तो Mg उसमें प्रेजेंट रहेगा प्यारे दोस्तों, Mg से बनता ही है। निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक कहलाते हैं? अब मालूम है प्यारे दोस्तों, मैंने तो बताया था ना आपको, ज़्यादातर डबल वाले हैं, तो जैसे Mn, MO, Zn, Cu, मैग्नीशियम, मॉलिब्डेनम, जिंक और कॉपर, ये सब क्या है? सूक्ष्म पोषक तत्व हैं प्यारे दोस्तों। निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य है? नाइट्रोजन तो प्यारे दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में अनिवार्य होता है। डाल्टन ने निम्न में किस तत्व को आवश्यक तत्व के रूप में माना है? निकेल। डाल्टन ने निम्न में से किस तत्व को आवश्यक तत्व के रूप में माना? निकेल, ना कि आयोडीन, ना कि ट्रांसियम, ना कि सोडियम। निकेल को जो आवश्यक तत्व के रूप में माना है किसने? डाल्टन ने। जिंक भाग लेता है किसमें? इंडोल एस्टिक अम्ल के निर्माण IAA के निर्माण में। जिंक जो है IAA के निर्माण में भाग लेता है, इंडोल एस्टिक एसिड के निर्माण में भाग लेता है प्यारे दोस्तों। देखिए, पौधों के विकास और वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं?
देखिए अनिवार्य तत्व तो देखिए 30 मेन मुख्य तत्व होते हैं, मेन 30 हैं, लेकिन उसमें से 16 या 17, ये कहीं कहीं 16 दे देता है, कहीं कहीं 17। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं 16 देता है, कहीं कहीं 17। तो ध्यान दीजिएगा अगर 16-17 आया है। पौधों के विकास वृद्धि के लिए कितने अनिवार्य तत्व हैं? यहाँ पे 17 दिया है ऑप्शन में, तो 17 सही कर दीजिए, क्योंकि 16 और 17 होता है। निम्न में से कौन सा तत्व न्यूक्लिक अम्ल, फास्फोलिपिड, ATP, ADP, NADPH के समान कॉमन है? इसमें से कौन इन सब में कॉमन है? सब में पाया जाता है, मतलब इन सब में पाया जाता है। ATP में भी, ADP में भी, NADPH में भी फास्फोरस। प्यारे दोस्तों क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल फास्फोरस में मेन तत्व है, पाया जाता है। नाइट्रोजन विशेष तत्व होता है किसमें? प्रोटीन में। प्रोटीन के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन विशेष तत्व होता है। प्यारे दोस्तों हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं बताइए? हाइड्रोपोनिक किसे कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स जो होता है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं प्यारे? संतुलित जलीय पोषक माध्यम में, जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन करना, जलीय पोषक माध्यम में पौधों का उत्पादन करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पत्तियों में आंतरश्रीय क्लोरोसिस होता है। देखिए पत्तियों में जो आंतरश्रीय इंट्रावेनियल क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? मैग्नीशियम की कमी से होता है। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों में अंतरश्रीय क्लोरोसिस, इंट्रावेनियल क्लोरोसिस हो जाता है। पादपों के कोशिकीय उपापचय में फास्फोरस का अधिकांश उपयोग होता है ATP के निर्माण में। पादपों के कोशिकीय उपापचय में फास्फोरस का अधिकांश उपयोग होता है ATP के निर्माण। प्यारे दोस्तों पादपों के कोशिकीय उपापचय में फास्फोरस का अधिकांश उपयोग होता है ATP के निर्माण में। नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं उपापचय नाइट्रीकरण के लिए आवश्यकता तो कौन सा है? मोलिब्डेनम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उपापचय, नाइट्रीकरण के लिए आवश्यक तत्व है मोलिब्डेनम। यह मोलिब्डेनम जो होता है क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उपापचय, नाइट्रीकरण के लिए आवश्यक तत्व है मोलिब्डेनम। हरे पौधे कार्बन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? हरे पौधे जो होते हैं कार्बन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? CO2 के रूप में। हरे पौधे जो होते हैं कार्बन को किस रूप में प्राप्त करते हैं? CO2 के रूप में। कार्बन को CO2 के रूप में लेते हैं, फिर आपका क्या ग्लूकोज बनाते हैं। आवश्यक तत्व से अभिप्राय है उपरोक्त सभी आवश्यक तत्व एसेंशियल एलिमेंट किसे कहते हैं? वह तत्व जो पौधों के उपापचय में भाग लेता है। तत्व की कमी हो जाने पर पौधों में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। उस तत्व की कमी से कोई अन्य दूसरा तत्व पूरा ना कर पाए, ऐसे तत्वों को हम क्या कहते हैं? आवश्यक तत्व कहते हैं। सभी प्यारे दोस्तों सभी ऑप्शन सही हैं। पादप भस्म में किस तत्व की उपस्थित होती है? मतलब पादप जो प्लांट S बनाया जाएगा उसमें क्या होगा? तत्व के आवश्यक होने का प्रमाण नहीं है। देखिए तत्व के आवश्यक होने का प्रमाण है कि पादप भस्म में सभी तत्व पाए जाएँ। नींबू में डाई बैग रोग होता है। धानों, सीरियल, लिग्यूमिनियस पौधों में पुनः ग्रहण रिक्लेमेशन रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। नींबू में डाई बैग रोग, धान, सीरियल्स, लेग्यूमिनस पौधों में पुनः ग्रहण रिक्लेमेशन रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। सेब में आंतरिक कारक इंटरनल कारक का रोग का कारण है बोरान की न्यूनता। प्यारे सेब में आंतरिक कारक इंटरनल कारक जो होता है रोग का कारण होता है बोरान की न्यूनता। बोरान की कमी होने से इंटरनल कारक रोग होता है। सेब में क्या हो जाता है? इंटरनल कारक काला हो जाता है, मतलब सेब में इंटरनल कारक रोग होता है बोरान की कमी से। और नींबू में डाई बैग रोग कॉपर की कमी से। नींबू में डाई बैग रोग जो होता है। और धानों में लेग्यूमिनस पुनर्ग्रहण रिक्लेमेशन रोग किसकी कमी से होता है? कॉपर की कमी से होता है। ध्यान दीजिए नींबू में डाई बैग कॉपर की कमी से, ठीक है। सेब में इंटरनल कारक आंतरिक कारक जो होता है बोरान की कमी से। सेब में आंतरिक कारक रोग हो जाता है बोरान की कमी से होता है। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं प्यारे दोस्तों। सेब में आंतरिक कारक रोग जो होता है इंटरनल कारक रोग हो जाता है बोरान की न्यूनता से। क्रांतिक तत्व होते हैं कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब क्या है? क्रांतिक तत्व प्यारा बहुत ज़्यादा यूज में जो आते हैं उसे हम क्रांतिक तत्व कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये बहुत अधिक मात्रा में यूज होते हैं, तो इनको हम क्रांतिक क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं प्यारे दोस्तों। कैल्शियम तत्व के प्रमुख कार्य हैं। कैल्शियम तत्व के प्रमुख कार्य क्या हैं? मूल रोमों के विकास को प्रेरित करता है। कैल्शियम तत्व जो है किसका कार्य करता है? मूल रोमों के विकास को प्रेरित करता है प्यारे दोस्तों। कैल्शियम तत्व का प्रमुख कार्य मूल रोमों के विकास को प्रेरित करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व होते हैं मैंगनीज और क्लोरीन। मैंगनीज और क्लोरीन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में भाग लेने वाले तत्व हैं। मैंगनीज मतलब मोलिब्डेनम Mn और Cl,
ये प्रकाश संश्लेषण जलीय अपघटन में भाग लेने वाले तत्व हैं प्यारे दोस्तों। Mn क्या होता है? Mn से मैग्नीज और आपका Mg क्या होता है प्यारे दोस्तों? ध्यान दीजिए, Mg मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज। Mn से मैग्नीज और मैग्नीशियम Mg से होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जलीय अपघटन वाटर जो है जलीय अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में भाग लेने वाला तत्व कौन था? मैग्नीज और क्लोरीन होता है। पौधों के सामान्य वृद्धि के लिए कौन से तत्व आवश्यक होता है? पौधों के सामान्य वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक होता है? लेड आवश्यक होता है। पौधों की हरितहीनता होती है फेरिक की न्यूनता से। अगर फेरिक की कमी हो जाए तो हरितहीनता हो जाएगी। Mg की न्यूनता से नहीं होती, फेरिक यहाँ लिखा है तो क्या होगा? Mg फेरिक की न्यूनता से। पौधों को निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में चाहिए? कैल्शियम। Ca पौधों को निम्न मतलब कैल्शियम है, मैग्नीज है और मोलिब्डेनम है, क्लोरीन है। तो इसमें से कौन? कैल्शियम इसमें से ज़्यादा चाहिए प्यारे दोस्तों। सल्फर युक्त अमीनो अम्ल, देखिए कैल्शियम जो होता है क्या है? कैल्शियम माइक्रोन्यूट्रिएंट है और सभी क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है प्यारे दोस्तों। ये ध्यान दीजिए, यही क्या पूछ रहा है उसमें से और कुछ नहीं। तो दीर्घ पोषक तत्व पूछ रहा है ना, ठीक है। तो सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है कौन सा? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल दोनों हैं, मतलब सिस्टीन और मेथियोनाइन। सिस्टीन और मेथियोनाइन जो होता है ये क्या है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है प्यारे दोस्तों, सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। पादप भस्म में क्या होता है? पादप भस्म में होते हैं पौधों के कार्बनिक घटक। पादप भस्म में क्या होते हैं? पादप भस्म में होते हैं पौधों के अकार्बनिक घटक। ध्यान दीजिए, अकार्बनिक घटक होते हैं पादप भस्म में जो होते हैं। कार्बनिक वाले तो जल जाते हैं प्यारे दोस्तों, अकार्बनिक भस्म ही बचते हैं पौधों में। अकार्बनिक घटक पौधों के बस जब पौधों को जला दिया जाता है उसमें क्या बचते हैं? अकार्बनिक घटक बचते। कार्बनिक तो जल जाते हैं, अकार्बनिक घटक ही बचते हैं उसमें पौधों। पादप भस्म में क्या बचते हैं? अकार्बनिक घटक बचते हैं प्यारे दोस्तों। जड़ों द्वारा खनिज पोषक अवशोषित किए जाते हैं। जड़ों द्वारा खनिज पोषक अवशोषित किए जाते हैं, सक्रिय अवशोषण द्वारा, निष्क्रिय अवशोषण द्वारा, दोनों। एक मिनट सर। जड़ों द्वारा खनिज पोषक अवशोषित किए जाते हैं, तो जड़ों द्वारा खनिज पोषण अवशोषित किए जाते हैं निष्क्रिय अवशोषण द्वारा और सक्रिय अवशोषण द्वारा खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित किया जाता है। सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार से खनिज तत्वों को अवशोषित किया जाता है। जड़ ग्रंथिका लाल रंग की होती है लेग हीमोग्लोबिन के कारण। जड़ में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं लाल रंग की होती हैं। किसके कारण लाल रंग की दिखाई दे? जड़ में जो ग्रंथियां दिखाई देती हैं लाल रंग की होती हैं और किसके कारण होती हैं? लेग हीमोग्लोबिन के कारण प्यारे दोस्तों। लेग हीमोग्लोबिन के कारण जड़ ग्रंथियां जो है लाल दिखाई देती हैं। जो जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं वो लाल दिखाई देती हैं लेग हीमोग्लोबिन के कारण। विनाइट्रीकरण आवश्यक है नाइट्रोजन चक्र के लिए। अगर विनाइट्रीकरण नहीं होगा तो नाइट्रोजन चक्र कैसे बनेगा? विनाइट्रीकरण आवश्यक है नाइट्रोजन चक्र के लिए प्यारे दोस्तों। नाइट्रोजन चक्र के लिए विनाइट्रीकरण आवश्यक होता है। नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है अमोनिया का ऑक्सीकरण। नाइट्रीकरण के अंतर्गत होता है अमोनिया का ऑक्सीकरण प्यारे दोस्तों। अमोनिया का ऑक्सीकरण नाइट्रीकरण में होता है। अमोनिया का ऑक्सीकरण हो तो नाइट्रीकरण बनता है, ठीक है। अमोनिया का ऑक्सीकरण के नाइट्रेट बनते हैं, सब बनते हैं, ठीक है। नाइट्रीकरण के अंतर्गत अमोनिया का ऑक्सीकरण होता है। क्लॉस्ट्रिडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है अवायवी एनाएरोबिकली। क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है अवायवी जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ध्यान दीजिए, क्लॉस्ट्रिडियम जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या करता है? अवायवी करता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, नाइट्रोजन का अमोनिया में और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में परिवर्तन जो है क्या होता है? यह जो होता है नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, यौगिक के रूप में बदलना। नाइट्रोजन का यौगिक के रूप में बदलना क्या है? नाइट्रोजन का अमोनिया एक यौगिक है। नाइट्रोजन का नाइट्रेट क्या है? एक यौगिक है। तो नाइट्रोजन का यौगिकीकरण, यौगिक के रूप में बदलना क्या है? नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहलाता है। नाइट्राइट NO2- का नाइट्रेट NO3- के रूप में ऑक्सीकरण होता है रसायन संश्लेषी जीवाणु द्वारा। नाइट्राइट NO2- का नाइट्राइट का नाइट्रेट के रूप में ऑक्सीकरण का क्या कहलाता है? देखिए नाइट्राइट का क्या होता है फार्मूला? NO2- नाइट्रेट का क्या होता है? NO3- के रूप में ऑक्सीकरण होता है रासायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा। रासायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदल दिया जाता है प्यारे दोस्तों। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।